आप लोग 12 जनवरी 12/1/2023 का पेपर अच्छा से कराया जाएगा, पूरा ट्रिक से और मज़ेदार तरीक़ा से। चलिए शुरू करते हैं। अब पूरा एक्टिव रहना है, सोना नहीं आप लोगों को, ठीक है? पूरा एक्टिव होकर के करना है। मज़ेदार चीज़ दिया हुआ है आपका। CDP सबसे आसान है, सबसे आसान देखा जाए तो आपका CDP। चलिए प्रथम प्रश्न क्या कहता है, विकास के बारे में पूछा आपसे। क्या कहा कि भाई विकास क्या है? एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। क्या गलती कर दी इसमें? अनियंत्रित लगा दिया। हाँ, ये यहाँ पे अनियंत्रित वर्ड क्या हुआ, गलत हो गया। क्रमिक प्रक्रिया है, ये तो बात सही है। विकास क्या है? एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये तो बात सही है। और भाई हमको बताइए कि सी में क्या गलती किया कि हम इसको नहीं छुए, नहीं लगा दिया। नहीं तो सबसे बेटर जो होता वह वातावरण वाला भी चलता है और वंशानुगत वाला होता है। कभी भी बात हमारी सुन लीजिए, इसके पहले सही गया है। विकास के बारे में कहेगा तो आनुवंशिकता वातावरण दोनों अंतरक्रिया से होता है। यहाँ नहीं लगा दिया इसलिए गलत हुआ है, नहीं तो आंसर कहाँ जाता? सी पर। और यहाँ भी आपका डी में नहीं लगा हुआ है, तो सबसे बेटर उत्तर आपका कौन सा? बीज। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? अभी अभी हमको चिल्ला चिल्ला के बोले कि दो चीज करता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो विकास को जब आनुवंशिक, लेकिन यहाँ बोला क्या कि निम्नलिखित में कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? वातावरण में तो अब तो क्या आता है आपका? विद्यालय आ जाएगा, ठीक है? आनुवंशिक एक साथ रहता आनुवंशिकता परिवर्तन। हाँ देखिए, फर्स्ट में लिखा है कि वंशाणु और आनुवंशिकता दोनों एक ही चीज है, इसीलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। कभी भी दो आंसर सही नहीं जाता, इसीलिए सेम ऑप्शन वाला गलत होता है। नेक्स्ट है, बहुत छोटे बच्चे के लिए निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? सबसे छोटा बच्चा के लिए सबसे पहले का माध्यम परिवार है। चलिए बहुत अच्छा दिया हुआ है CDP, बहुत आसान है, मजेदार तरीका से करिए। प्रश्न कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान और प्राथमिक माध्यम होता है? तो यहाँ पे उत्तर कौन सा होगा? कहते यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर अनैच्छिक क्रिया, माने अपने आप जो होता है उसको क्या कहते हैं? अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। अधिगम का प्रधान एवं प्राथमिक माध्यम होता है। तो संवेदी गामक अवस्था, इसको नोट कर लीजिए। कैसे नोट करिएगा? सभी को नोट करे, लिखेगा अनैच्छिक क्रिया अधिगम का प्रधान किस अवस्था में होगा? तो आंसर लिखिएगा संवेदी गामक अवस्था अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा आपका। चलिए लिख लिए। अब अगला प्रश्न देखिए, संवेदी गामक अवस्था लिख लिए ना। चलिए अगला है, पियाजे साहब का ही है कि जीन पियाजे के अनुसार नई जानकारी की समझ बनाने के लिए मौजूदा स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन। हम कभी बोले हैं कि बदलाव लिख दे, ये बदलाव वाली बात और परिवर्तन वाली बात कभी भी बोला ना तो कहाँ जाएगा? समायोजन 100% जाएगा, ठीक है? चल उत्तर क्या? बी पर। अगला प्रश्न, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए समीप में कहाँ के, देखिए एक ही लाइन से पकड़ा जाएगा, कहीं भी आएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो समीप में लोग कहाँ रहते हैं? समाज में। और समाज की बात किसने की है? आपके वाइगोस्की साहब किए हैं, बस उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, लेई वाइगोस्की ने विकास को डैश से डैश में बदलाव के रूप में परिकल्पित किया है। किस रूप में बदला है? तो स्कीमा की बात किया है क्या? ये तो पियाजे भाई किए हैं, तो ये गलत हो गया। बी क्या है कि सामाजिक स्तर पर सहभागिता क्रियाओं एवं अनुग्रहित प्रक्रिया, सबसे बेटर बी। चलिए, और सी में भी स्कीमा लगाया इसलिए गलत क्योंकि ये पियाजे साहब का है, ठीक है? माने ग्रहण करने वाली प्रक्रिया, अनुग्रहित माने ग्रहण करने वाला। समाज में जो भी चल रहा है ना
उससे बच्चा क्या करता है, उसको अनुग्रहित करता है, ग्रहण करता है। अगला है कि लॉरेंस कोलबर्ग ने, सुनिएगा ध्यान से, केवल वैज्ञानिक दिया हुआ है, बहुत मजेदार होता है वैज्ञानिक, एक बार समझ गए तो एक भी गलत नहीं होगा। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्क में नैतिक तर्क की व्याख्या करते हुए डैश चरण का क्रम प्रतिपादित किया है। नैतिक तर्क की व्याख्या, अब भाई नैतिक तर्क की व्याख्या किस में होता है, कै गो चरण है? तो देखिए कोलबर्ग ने तो 3 ही दिया है और 3 में भाई 2-2 को दिया है, तो कितना हुआ टोटल? 6 लेवल हो गया, बस वही हो गया कि कितने प्रकार का है उनका नियम, 6 हुआ टोटल, 3 दूना 6। अगला प्रश्न कि संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्नलिखित में से घटक को विद्यार्थियों में नहीं बढ़ना चाहिए, नेगेटिव पूछ रहा है आप लोगों से। अब भाई हाँ बस सीधी सी बात है, नेगेटिव तो डायरेक्ट मिल रहा है आपको, कंठस्थ क्या करना, स्मरण करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बुद्धि लब्धि बोले तो आईक्यू परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है आईक्यू के बारे में। आपका ऑप्शन में क्या बोला, ए में क्या गलती बोला भाई? देखिए बुद्धि को आप सही नहीं माप सकते हैं, ये बात क्या हुआ, गलत हुआ। बुद्धि लब्धि परीक्षणों में मापन की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है, निश्चित लगा दिया। तो कौन सा कथन सही है? सी है, बुद्धि लब्धि परीक्षण किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से ना, ये बात गलत है। मुक्त माने हो गया फ्री है, सांस्कृतिक से कैसे फ्री होगा? बुद्धि लब्धि परीक्षण हमेशा अत्यधिक विश्वसनीय है, पूरा गलत बात बोला। मतलब बुद्धि लब्धि जो आईक्यू लोग टेस्ट करता है ना, आप जाइएगा आईक्यू टेस्ट कराने तो आपका होगा बुद्धि लब्धि परीक्षण में मापन की एक निश्चित प्रकार की त्रुटि है। बुद्धि लब्धि एक प्रकार क्या है, मापन का एक प्रकार का क्या है, त्रुटि है, पूरा सही काम नहीं करता है। उत्तर आपका कहाँ जाएगा? बी पर। आप देखिएगा कहीं कैसे। चलिए अगला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, प्रश्न है ए में क्या दिया हुआ है, 1 सेकेंड 10 पर फिर से करिए इसको। क्या लिखा हुआ है? बुद्धि लब्धि आईक्यू परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं। यहाँ पे गलत क्या लिख दिया, व्यापक तरीका। ये जरूरी नहीं है कि आपका बुद्धि लब्धि कोई चेक कर दिया तो वह सही हो जाएगा। मान लीजिए आपका आईक्यू 90 जा रहा है तो आप उसके लिए काम करते हैं या नहीं करते हैं? होने वाला है भाई दोनों एक साथ नहीं। तो क्या है, एक निश्चित प्रकार का त्रुटि है, ये बुद्धि लब्धि जो निकला है पूरा सही नहीं जाता है। आपका आईक्यू लेवल हाई ज़्यादा होगा लेकिन काम करने का क्षमता कम होगा, तो एक प्रकार का त्रुटि हो गया बुद्धि लब्धि। अगला 11 नंबर देखिए कि सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणा समझ के बारे में मतभेद रखते हैं। अब देखिए क्या बोला कि जब जीन पियाजे का मानना है कि डैश डैश को प्रभावित करता है, आप देख लीजिए यहाँ भरिएगा तब अच्छा लगेगा। संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, बात सही है कि नहीं? संज्ञान माने जानकारी किसको प्रभावित करता है? भाषा को प्रभावित करता है। और वाइगोस्की साहब क्या बोले, उल्टा बोले, पहले भाषा बोले। बात लिखवाए थे कि नहीं? तो भाषा किसको प्रभावित करता है? विचार को। हम लिखवाए हुए हैं, इसी को भर देना है जो चीज लिखवाया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकों में महिला की तुलना में पुरुषों का अधिक प्रतिनिधित्व होना किसका उदाहरण है? सीधी सी बात है, जहां भी भेदभाव की बात करें उसको जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं या पूर्वाग्रह कहते हैं। उत्तर कौन सा जाएगा? ए पर जाएगा। रूढ़िवादिता को ही पूर्वाग्रह कहते हैं। नेक्स्ट, जहां भेदभाव रहे वही मरना है। अगला है एक शिक्षक शिक्षिका को, आप समझिए क्या कहता है, शिक्षक शिक्षिका को इतने पर ही छोड़ दिया। अब बोला कि पढ़ने के दौरान विद्यार्थियों के सीखने के गति पर ध्यान देना चाहिए। बात सही है कि नहीं? जब बच्चा पढ़ रहा है ना तभी आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, तभी ध्यान दीजिए, है ना। तो सबसे बेटर आपका उत्तर ए। अब बी में गलती क्या किया? अनदेखा। सी में क्या गलती किया? केवल। डी में अनदेखी भी हो गया यहाँ भी। तो आपका 3 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। अगला प्रश्न
सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह मतलब क्या करना चाहिए। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो पहले ऑप्शन बोलिए क्या गलती किया है। सत्र के अंत में परीक्षा, भाई अंत में करिएगा, शुरुआत में नहीं करिएगा, बीच में नहीं करिएगा, तो इतना बात गलत लिखा। चलिए, और बी में क्या गलत है, केवल मानकीकृत, ये भी आपका जहर है। उत्तर कौन जाएगा। चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करें, माने जब बच्चा गतिविधि करे ना उसी टाइम आप आकलन करेंगे तो सबसे बेटर आकलन होता है गतिविधि के टाइम में। आधार पर नहीं, जब गतिविधि जब बच्चा कर रहा है उस टाइम में अगर आप आकलन करते हैं तो सबसे बेटर आकलन बन जाता है। पूरा सेंटेंस को पढ़े, एक सेंटेंस को ना देखें। यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा आपका गलत होता है, वार्षिक को छोड़ दिया है, ठीक है, इसलिए गलत हुआ। सबको लेके चलना है। अगला, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन में बाधा पड़ने की संभावना है। भाई बाधा कैसे हो जाएगा। हाँ, सबसे बेटर हो जाएगा जब आप बच्चा को रटने के लिए कहेंगे तो बच्चा का जो समालोचनात्मक जो चिंतन हो जाएगा उसमें बाधा हो जाएगा। बच्चा सोचेगा ही नहीं, कहेगा चलो भाई सर जी बोल दिए हैं रटने के लिए, रट जाते हैं, क्या दिक्कत है। तो आपका उत्तर कौन जाएगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। देखिए अच्छा से करेंगे ना, सीटेट बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिशा में मेहनत कर देना है, रेगुलर एक सेट मार लेना है, बस आपका कल्याण हो जाएगा। और दोनों क्लास ज्वाइन करना है, यहाँ ऑफलाइन जो भी कर रहे हैं ऑनलाइन भी करिएगा तभी कल्याण होने वाला है, क्योंकि एक बार में आदमी कुछ नहीं होने वाला, 2 बार 3 बार करना पड़ेगा। चलिए आइए प्रश्नों को पढ़िए। निम्न सामाजिक आर्थिक समूह के संदर्भ रखने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु कौन सी बात महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा बात कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट में हमको ये बताए कि फर्स्ट में गलती क्या किया, मानकीकृत, बहुत अच्छी बात है। पाठचर्या भी है आपका गलत। बी में अनदेखी करना, बस ऐसे ऐसे इसका ऑपरेशन कर देंगे हम लोग। तो सी में क्या जा रहा है सही, पारस्परिकता के बोध का विकास करने वाली विद्यालय संस्कृति को समुन्नत करना। यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लास्ट में लिखा, समुन्नत करना, है ना। तो ये आपका सबसे बेटर सी। तो डी में क्या गलती हुआ, केवल। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न 17 कहता है कि गलत शब्द जोड़ना, सुनिएगा ध्यान से, शब्दों को अनियमित रूप से बदलना और छोड़ देना, वाक्य में शब्दों के क्रम को इधर उधर कर देना, यह सभी किसके स्पष्ट संकेत है। इधर उधर कर देना किसका संकेत है, अधिगम क्षमता, माने शब्द को इधर उधर कर दिए पढ़ने में चाहे लिखने में, एक प्रकार का क्या है आपके अंदर कमी है और उस कमी को कहते हैं क्या, अधिगम अक्षमता। और स्वलीनता के बारे में हमको बताइए जरा, क्या जाता है, संप्रेषण में चुनौती हो जाता है, कहीं भी दिया रहेगा संप्रेषण में चुनौती, क्या मारेंगे, हाँ स्वलीनता मारेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। चलिए निकलेगा ना सबका, अरे बोलिए जोर से, दाम गर्दा उड़ाना है। अगला प्रश्न, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए, देखिए कौन सा बालक है आपका, दृष्टिबाधित, उसको सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक एक बाधक बन जाएगा। नेगेटिव पूछ दिया आपसे, कौन सा बाधक बन जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्याख्या वाली। देखिए व्याख्या, फर्स्ट में क्या गलती किया, व्याख्या, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से, तो भाई छोटा बच्चा है, ये तो गलत हो गया ना। बी में क्या गलत है, व्याख्या, बी में भी क्या है, व्याख्या। सी में क्या गलती किया है, चित्रात्मक सामग्रियों के आस्पर्शनीय प्रतिमान, बोले तो मॉडल। देखिए और गलत खोजना है, कौन सा बाधक है, तो डबल डबल मिल रहा है बाधक, तो कौन जा रहा है इसमें, लिखित विवरण आरेख। देखिए सबसे जो घटिया है, दृष्टिबाधित के लिए लिखित वाला देंगे तो बच्चा कर पाएगा, उसको तो दिखाई नहीं देता है। तो सबसे बेटर जो नेगेटिव है वो आपका डी नंबर है। नेगेटिव तो आपका फर्स्ट भी है सेकंड भी है, लेकिन दृष्टिबाधित के लिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, 4 नंबर।
अगला प्रश्न, स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी जो खुद से क्या है, स्वलीन है विद्यार्थी, विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करता है? आ गया, स्वलीनता की चर्चा किए आपके सामने में। हाँ, कहीं भी आएगा स्वलीनता की बात, आंसर में क्या जाएगा, संप्रेषण वाली बात जरूर आएगा। ठीक है, आपका 19 का उत्तर कौन सा हो जाएगा? लेकिन देखिएगा, हमारी बात सुनिए ना, उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण कौशल, इससे आगे बढ़िए। अति क्रियाशीलता, सी में बोला क्या, पुनरावृत्ति, और डी में बोला सामाजिक अंतरक्रिया के लिए उत्साह। देखिए क्या बोला है कि स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थियों को विशिष्ट रूप से किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं? देखिए सब किस व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, तो उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण नहीं कर पाएगा। क्या कर पाता है वो बच्चा? तो सामाजिक अंतरक्रिया के लिए क्या रहता है, वो उत्साहित रहता है। मैंने समाज में जो भी काम होता है सी दिया है। चलिए एक बार फिर से सुनिएगा, फिर से देखिए 19 नंबर प्रश्न का। स्वलीनता के बारे में हमने क्या बोला, ट्रिक लिखवाया था हमने कि संप्रेषण में चुनौती होती है। क्यों होता है भाई? अब ये पूछ रहा है क्यों होता है वाला ऑप्शन दिया उसमें। क्यों होता है? क्योंकि जो भी बच्चा होता है ना स्वलीनता वाला, वह एक ही बात को बार बार दोहराता है, पुनरावृत्ति करता है। यही कारण है कि उससे बात करने में आपको क्या हो जाएगा, चुनौती हो जाएगा। तो क्या होगा, पुनरावृत्ति वाला आचरण करेगा। आपका उत्तर देखिए लिखा जाए यहाँ पे, सभी कोई नोट करे। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी किस व्यवहार को दर्शाता है, लिखे। तो ये आप लोग लिखने वाली बात है। स्वलीनता ग्रसित विद्यार्थी किस व्यवहार को दर्शाता है, नोट कर लीजिए। पुनरावृत्ति, आचरण, व्यवहार, माने एक ही बात को बार बार दोहराना। उत्तर बी पर सबसे बेटर सी पर जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ था हमसे। अब देखिए अगला प्रश्न काफी मजेदार है, समझिएगा ध्यान से। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? अब बताइए, जो बच्चा प्रतिभाशाली है, ऑप्शन ए में बोलता है कि वे अधिक प्रयास के द्वारा सीखता है। तो भाई अधिक प्रयास से सीखेगा तो प्रतिभाशाली होगा नहीं। इसमें क्या हो गया, अधिक शब्द गलत हो गया, प्रयास वाला बात। वे जानकारी को समझने में अधिक समय लेता है, तो जब अधिक समय लेगा तो प्रतिभाशाली कहलाएगा, ये भी बात गलत। उनमें औसत से अधिक क्षमता होती है, ये तो बात सही है। अधिक क्षमता होगा तब ना प्रतिभाशाली होगा भाई। तो उत्तर कौन सा जाएगा, सी पर। और डी में क्या गलती किया, कमी वाली बात। चलिए आपका उत्तर सी पर। आगे आपके पास कथन करण वाला प्रश्न सबसे मजेदार प्रश्न होता है। कथन कहता है कि प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शिक्षक को मुख्य रूप से व्याख्या पद्धति का उपयोग करना चाहिए। बात सही है? ये बात सही है कि गलत है? गलत बात बोला। व्याख्या पद्धति प्राथमिक स्तर पर नहीं जाता है, तो यहाँ पे क्या गलत कर दिया, व्याख्या लगा करके ये बात को गलत किया। अब तर्क देखिए, सीखने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा तब प्रभावी होती है जब वह निष्क्रिय श्रवण करते हैं। अच्छा बताइए, जब सुनवे नहीं करेगा तब प्रभावी होगा? तो ये भी बात क्या हुआ, दोनों बात जहर हो गया। उत्तर कौन जाएगा, डी हो गया। ठीक है, काहे हंसत है हो। अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक दुनिया के संदर्भ से सुनिए। सीखने के लिए मस्तिष्क डैश है, इसलिए विद्यालय को डैश अधिगम पर जोर देना चाहिए। कौन हो जाएगा? देखिए मस्तिष्क क्या है आपका, सक्षम है। तो सक्षम तो आपका ऑप्शन नंबर ए और सी में है। और उसके बाद पढ़ना है कि विद्यालयों को क्या करना चाहिए, रचनात्मकता पर जोर देना चाहिए कि पाठ्य पुस्तक पर। तो आपका सी नंबर गया काम से। उत्तर कौन सा हुआ, ए हो गया। चलिए समझिएगा पूरा एकदम, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को कीवर्ड निकाल लेना है इसका, ताकि पूरा निचोड़ करके निकाल करके तब इसको करके आना है। कहता क्या है, रचनावाद किसका समर्थन करता है भाई, बोलिए। शिक्षार्थियों द्वारा नए ज्ञान का सृजन। सबसे पहले एक ही वर्ड लिखा है, रचनावाद। रचना माने क्या,
निर्माण करना, और निर्माण वाली बात में क्या जाता है सही, सृजन करना। ठीक है, तो बी में क्या गलती हुआ, अस्वीकृत करना। सी में क्या गलती हुआ, पुनरुत्पादन करना, फिर से उत्पादन करना रचना नहीं कहलाता है। और डी में रटकर, सबसे बेटर ये। अब आ जाइए, अगला प्रश्न है, क्या कहता है, कहता है कि कक्षा में सभी शिक्षार्थियों को शामिल करने के लिए डैश विविध साधन प्रदान करना महत्वपूर्ण है। भाई कौन सा साधन प्रदान करिएगा, कौन सा हो जाएगा, संलग्नता। माने बच्चों को क्या करेंगे, शामिल करना। ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में शामिल करना, और नीचा भी दिया है शामिल करना। सीटेट 98% ऐसा ही सही कर देता है। जो बात क्वेश्चन में कहे वही बात क्या कहे ऑप्शन में, तो 98% तो ऐसा ही सही हो गया। बी में क्या गलती है, प्रतिस्पर्धा कभी सही नहीं होता है, भेदभाव कभी तो सही जाएगा नहीं, और बोधगम बेटर होता है, अवबोधगम गलत होता है। सबसे बेटर ए। अगला प्रश्न, एक समस्या को कई मध्यवर्ती उपलक्षणों में विभाजित करने की युक्ति और फिर प्रत्येक मध्यवर्ती उपलक्ष्य को हल करने के साधनों का पता लगाना क्या कहलाता है। पता लगाना बताइए। देखिए पता लगाइएगा तो मौखिकरण से होने वाला है, नहीं होगा। अनुरूपक चिंतन माने एक ही जैसा चिंतन करने से होगा, नहीं होगा। पता लगाना है तो आपको साधन, अंत एवं विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी पता लगेगा। पूरा विश्लेषण करेंगे कि क्या हुआ था घटना जिसके वजह से यहाँ से बच्चा गायब है ना। और सही में बच्चा गायब था, अभी मालूम की बात है। चलिए, तो विश्लेषण करेंगे कि क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, तभी पता चलेगा। चलिए अगला प्रश्न, अभी कथन बोला, सबसे मजेदार प्रश्न कथन कारण। प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, प्रश्न कहता है कि अध्यापक को पढ़ाई जाने वाली अवधारणा के बारे में विद्यार्थियों के सहज सिद्धांतों के बारे में जानना चाहिए और उसी के आधार पर पाठ को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात बोला। सहज तर्क क्या कहता है कि विद्यार्थियों के सहज सिद्धांत एक प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा होती है और आगे के अधिगम में बहुत मायने रखती है। दोनों सहज के बारे में बोला है, दोनों क्या है, संधि मिलाव है, तो व्याख्या करेगा। दोनों क्या है भाई, एक ही है, तो क्या हो जाएगा, व्याख्या कर रहा है। ये उत्तर हो गया, कोई दिक्कत। बस दोनों एक ही दोस्त के बारे में बोले, फिर आ गया कथन। सबसे मजेदार हमको लगता है कथन कारण। हाँ, मजा आ जाता। कथन कारण सबसे मजेदार। विद्यालयों को ऐसी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो केवल सीखी गई सामग्री के पुनरुत्पादन पर जोर दे। जोर न दे तब तो ठीक हो गया, जोर दे रहता तो गलत, और जोर न दे तो बात तो सही हो गया। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना, और तर्क क्या सही है, क्या तर्क में क्या गलत है, तीर्थक वर्ड क्या होता है, नेगेटिव। आपका उत्तर कहाँ पे जा रहा है, सी पर चला गया। कोई दिक्कत परेशानी, तो आप लोग इस लाइव को देख सकते हैं 7:30 में, रेगुलर 7:30, 8:30 रात्रि को, और सुबह में 9 बजे चला था आज संस्कृत का, उसका एग्जाम लेंगे आज, अभी थोड़ा देर के बाद समाप्त होगा, तो अब पता चलेगा। निम्नलिखित में कौन सी आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है। अंदर से जब आदमी प्रेरित होता है तो दो चीज निकलता है, एक आता है रुचि और एक आता है जिज्ञासा। समझिए, दो बहन है, रुचि और जिज्ञासा, जो अंदर से प्रेरित करता है। उत्तर कौन सा जाएगा, चलिए जिज्ञासा, किसी विषय पर शोध करना सबसे बेटर। तो बस मेरा ट्रिक पर चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एक बार में 100 पार। निम्नलिखित में कौन सा कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। आप सीखने को कौन करता है, टीचर बनने जा रहे हैं आप लोग, कौन करेगा। तो भाई कक्षा का परिवेश अच्छा होना चाहिए, संसाधन भी अच्छा होना चाहिए बच्चे लोगों के लिए, शिक्षा की
शिक्षण शास्त्रीय विधियाँ भी अच्छा होना चाहिए, पढ़ाने का जो तकनीक है वो बेटर होना चाहिए। विद्यार्थी अगर तत्पर है तो और अच्छी बात है। उत्तर आपका कौन कौन चला गया? बस सारा ऑप्शन आपका डी नंबर। आपके खाते में चला गया। और अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप लोग ऑनलाइन मिलिएगा फिर यहीं पे आके। प्रश्न कहता है कि अनुकूलन शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता है? अधिक से अधिक सबसे बेटर भाई फर्स्ट में गलती क्या कर दिया? अधिक से अधिक जोखिम, डी नंबर। ये तो बात गलत है भाई। अधिक से अधिक बी है विकर्षणों का न्यूनतम होना। अब देखिए विकर्षण नेगेटिव होता है और नेगेटिव बात को न्यूनतम कर रहा, तो ये तो अच्छा चला गया। विकर्षण को माने व्यवधान माने समझते हैं रुकावट, बाधा। बाधा क्या होना? कम होना। ये तो अच्छी बात है ना। उत्तर कौन सा गया? बी पड़ गया। अब देखिए सी वाले ऑप्शन क्यों नहीं मारेंगे? तो कह रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता को नजरअंदाज कर देंगे। तो ये तो टीचर का गुण नहीं है भाई। और डी वाला में क्या गलत है? गैर लचीली। लचीला तो ठीक है, और गैर लचीली का एक नया नाम है, इसका अर्थ जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम में फेंकाने वाली बात हो जाएगा। गैर लचीली का अर्थ लिख लीजिए अनम्य, नेगेटिव होता है, लिख लीजिएगा इसको, अनम्य वर्ड। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर। तो ये आपका CDP समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा EVS का होगा, सॉरी मैथ का या EVS का, दोनों में से कोई भी होगा। चलिए मिलते हैं।